तो चैप्टर 1153। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हेरोल्ड को अपने ही सिपाहियों ने मिलकर मार दिया था और साथ ही एक बहुत ही बड़ा राज खुल चुका है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओडा सेंसेई ने फाइनली ये बता दिया है कि शैंक्स ने लूफी को बचाते वक्त अपना हाथ जानबूझकर क्यों गवा दिया था। तो भाई अगले चैप्टर पर बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर वो सारे के सारे मिल जाएंगे। खैर बढ़ते हैं चैप्टर 1153 पर। चलो भाई। तो शुरुआत होती है डोरी, ब्रोगी और हेरोल्ड के बचपन की। तीनों ने भी बहुत कुछ झेलाया अपने बचपन में। रही बात हेरोल्ड की तो उसके अंदर एक असली जायंट का खून था जिसकी वजह से उसके पास बेशुमार ताकत और शोहरत थी और खानदानी होने की वजह से वो लोग पहले से काफी एटीट्यूड वाले और एरोगेंट थे। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ा दी गई है। अब हेरोल्ड बड़ा हो चुका है। इन दिनों में वो अपने सिपाहियों के साथ बाकी आइलैंड्स को देखने गया था। वो कहता है क्या यार, एल्बाफ के बाहर तो सब बोरिंग लगता है, सारे लोग कितने कमजोर हैं। क्या ख्याल है सिपाहियों? सिपाही कहते हैं सही कहा महाराज, आपसे ज्यादा यहाँ कोई ताकतवर नहीं है। अब सीन चेंज होता है द किंगडम ऑफ बंट में, जो एक्चुअली न्यू वर्ल्ड में है। इस जगह पर एक्चुअली एक सर्कस का शो चल रहा है जहां पर एक जायंट लड़की को कैद करके ऑडियंस को एंटरटेन किया जा रहा है। वो सर्कस का रिंग मास्टर सबसे कह रहा है कि देखो, क्या किसी ने इससे पहली 10 मीटर ऊंची औरत को देखा है जिसके चलने से ही भूकंप आता है? उसकी आवाज ऐसी है जैसे कि बिजली कड़कती हो। इसका नाम है ईडा, जो कि एल्बाफ से आई है। सर्कस को देखने आए हुए लोग उसे देखकर काफी घबरा चुके थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हजरुद्दीन की माँ है जिसका नाम है ईडा। तभी दूसरी तरफ हेरोल्ड को ये खबर लग चुकी थी कि इन लोगों ने अपने प्रजाति के किसी लड़की को बंदी बना दिया है और इसी वजह से पिछले चैप्टर के एंडिंग में हमें देखने को मिला था कि हेरोल्ड ने इसी शहर के लोगों पर हमला कर दिया था। भाई लिटरली ऐसा लग रहा था कि हेरोल्ड एक बुरा शख्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बस अपने ही लोगों की रक्षा कर रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे आइलैंड के लोगों को सर्कस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग एल्बाफ को कम समझ रहे हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इसके बाद उन लोगों से झगड़ा करके वो उस लड़की को छुड़ाकर अपने शिप में ले आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़की उन्हें ही देखकर घबरा चुकी है। वो उनसे कहती है कौन हो तुम लोग? हेरोल्ड कहता है अरे घबराओ मत, मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एल्बाफ का राजा हूँ। मैं अपने लोगों को इस हालत में नहीं देख सकता था। ये सुनकर ईडा खुद उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। भाई सारे सिपाही उसे देखकर शॉक हो चुके हैं। ईडा उनसे कहती है इस शिप को वापस मोड़ो, तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। और ये सुनकर हेरोल्ड भी गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम उस बेकार के शहर में वापस जाना चाहती हो? ये सुनकर ईडा फिर से उसे मारने लगती है, एग्जैक्टली हमारे नामी की तरह। ईडा उन्हें सारी सच्चाई समझाती है। वो कहती है सुनो किंग हेरोल्ड, उन्होंने मुझे बचाया था और साथ ही काम भी दिया था। उन्हीं की वजह से मैं कुछ पैसे कमाकर अपना पेट भर सकी। मैं वहां अपनी मर्जी से काम कर रही थी। ये सुनकर हेरोल्ड उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम एल्बाफ के लोगों में से एक हो जिनके पास बेशुमार ताकत और बड़ा शरीर है। तुम इन जैसे लोगों के बीच में रहकर अपनी ही बेइज्जती कर रही हो। ये लोग एल्बाफ के सामने कुछ नहीं है। ईडा जवाब देती है देखो, मैं मानती हूँ कि मैं पैदा साइज में बड़ी हुई थी, लेकिन इसका एल्बाफ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कहकर वो दोबारा जाकर उन लोगों की मदद करने लग जाती है। हेरोल्ड ने जो भी तबाही मचाई थी उसकी वजह से काफी लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो लोग ईडा की मदद से बहुत खुश थे। लेकिन ये सब देखकर हेरोल्ड की सिपाही उससे कहते हैं कि क्या हमें अब लौट जाना चाहिए महाराज? हेरोल्ड जवाब देता है कि बेवकूफों, बकवास बंद करो और जाकर उनकी मदद करो। हमने जो भी तोड़ा है उसे फिर से बना कर दो उन्हें। और देखते ही देखते वो सारे लोग मिलकर टूटे हुए घरों को दोबारा बना देते हैं। और साथ ही ईडा हेरोल्ड को उनसे माफी मांगने को भी कहती है और वो हेरोल्ड को भी समझाती है कि देखो इन्हें, हमारे पास चाहे कितनी भी ताकत हो, लेकिन हमें मासूमों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए।
उसे सुनने के बाद हेरोल्ड भी उन लोगों में घुल मिल जाता है और धीरे धीरे ईडा अपने बारे में उन्हें समझाने लगती है। वो कहती है, दरअसल मैं समावानाई आइलैंड पर पैदा हुई थी, जो कि एक्चुअली साउथ ब्लू में है। आपसी झगड़ों की वजह से मैं वहां से समुंदर की तरफ बढ़ने लगी, मतलब वहां से भागकर चली आई और एक लाल बड़े सांप के ऊपर से यहाँ पर चली आई। हेरोल्ड उससे कहता है, लाल सांप से कहीं तुम्हारा मतलब रेड लाइन तो नहीं है? ईडा कहती है, हाँ वही, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती वहां। और तभी हेरोल्ड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ एल्बाफ चल सकती हो। वैसे हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम हमें समझ रही थी। ईडा भी जवाब देती है, हाँ शायद मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। और तभी से उनके बीच की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और अब कहानी 4 साल आगे बढ़ा दी गई है फिर से। किंग हेरोल्ड अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमें बाकी आइलैंड के लोगों को भी मिलना चाहिए, उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए, उनके कल्चर को समझना चाहिए। हमें हमारे त्योहारों को थोड़ा ध्यान से मनाना होगा, जिससे कि बाकी लोगों को उससे तकलीफ ना हो। सारे लोग ये सुनकर बहुत हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसी बीच ईडा उनसे कहती है कि शायद हेरोल्ड नहीं बल्कि पूरा एल्बाफ ही अच्छा है। हेरोल्ड अपने लोगों को समझाता है कि हमें बाकी आइलैंड से भी रिश्ते बनाने चाहिए, उनसे हमारी चीजों को बांटना होगा, जैसे कि दारू। हमें साथ मिलकर उनसे एक अच्छे संबंध बनाने होंगे। भाई हेरोल्ड इतना सब कुछ सोच सकता था, ये हम पहले उसे देखकर बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। उनका मानना है कि हमें मित्र राष्ट्र बनाने होंगे, तभी आगे जाकर हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। और अब कहानी फिर से 10 साल आगे बढ़ा दी गई है, जब हजरुद्दीन का जन्म हुआ था। हेरोल्ड और बाकी सब ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे। हेरोल्ड ईडा से कहता है कि मुझे माफ कर दो ईडा, इन दिनों में इतना काम में बिजी होने की वजह से मैं तुमसे मिलने आना भूल ही गया था। ईडा कहती है, अब रहने भी दो, मैं सब समझती हूँ। और साथ ही वो हजरुद्दीन से भी कहती है कि देखो बेटा, अपने पापा के पास जाना चाहोगे? और अब सीन चेंज होता है हेरोल्ड के महल में। हेरोल्ड की मुलाकात होती है उसकी होने वाली बीवी, जिसका नाम है इस्ट्रिड, यानी कि अपने लोकी की मादार। यार यार ये कितनी औसम है यार। उन दिनों में उसे एक खूबसूरत जायंट लेडी माना जाता था, जिसमें एक्चुअली खानदानी खून बह रहा है। इस्ट्रिड हेरोल्ड को अपने बारे में बता रही है। वो कहती है, एक्चुअली मैं अल्कोहल विलेज में पैदा हुई थी, जो कि उत्तर दिशा में है, और साथ ही मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट भी हूँ। महाराज, मैं आपसे पूरी जिंदगी प्यार करना चाहती हूँ। उस औरत के बारे में भूल जाइए, मतलब ईडा के बारे में। वैसे इस्ट्रिड पहले से ही शाही खानदान में पली बड़ी है। वो आते ही महल में बहुत सारे बदलाव करने को कहती है, जैसे कि खिड़कियों के पर्दे बदल दो, वो आईना पुराना हो चुका है उसे भी हटा दो, और भी बहुत कुछ। उसने हेरोल्ड के लिए एक 8 पैरों वाला घोड़ा भी लाया हुआ होता है। वो कहती है, मिले ये आसुरा से, इसे हमारे फैमिली की तरफ से एक तोहफा समझ लीजिए। ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। वैसे उसे देखकर वो सिपाही भी हैरान हो चुके थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी 8 पैरों वाला घोड़ा नहीं देखा था। वो गार्ड्स को भी आदेश देती है कि चलो सारे मेरे गहने और सोना हमारे कमरे तक ले चलो, और याद रखना आज से राजा और मैं चांदी की थाली में खाना खाएंगे। और अब कहानी फिर से 10 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। इन दिनों में समुद्र में सफर करना काफी मुश्किल था। तूफानों की वजह से शिप्स अपना रास्ता भटक रही थी, लेकिन हेरोल्ड एल्बाफ की नेविगेशन सिस्टम की मदद से उन्हें अपना सही रास्ता दिखाते थे। इन दिनों में हेरोल्ड भी अपने समुद्र के सफर को लोगों के साथ शेयर करते थे। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या राजा जी आपने फिशमैन के लोगों को देखा है? हेरोल्ड जवाब देते हैं, हाँ, यहाँ तक कि मैंने मरमेड्स को भी देखा है। जानते हो, अभी उनके यहाँ एक नया राजा जन्म लेने वाला है, जिसका नाम है नेपच्यून। यही नहीं बल्कि और भी समुद्र के बड़े बड़े जानवर उनकी रक्षा करते हैं। और इस सब के 7 साल बाद राजमहल में लोकी का जन्म हुआ था। दरबार के लोग इस्ट्रिड को बधाइयां देते हैं, मुबारक हो रानी साहिबा, आपको बेटा हुआ है और उसका नाम लोकी है। वैसे इसके नाम के बारे में इस्ट्रिड ने हेरोल्ड से पहले ही बात कर चुकी थी। वो उनसे कहती है कि चलो अब मुझे अपने बेटे का चेहरा तो दिखा दो।
और लोकी को देखते ही ईस्ट्रीड घबरा जाती है। एक्चुअली उसकी आंखें एक डेविल की तरह थी, जो कि दिखने में काफी खतरनाक थी। वो उनसे कहती है कि ये क्या है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, दूर ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। वो लोग उसे बहुत समझाते हैं कि आखिर ये आप ही का बेटा है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। ईस्ट्रीड गुस्से में आकर उनसे कहती है कि राजा को ये सब मत बताना, उनसे कहो कि हम बच्चे को नहीं बचा सके, ऐसे शैतान को मैं पाल नहीं सकती, ये एक शापित बच्चा है। और ऐसा कहकर वो लोकी को नीचे अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है। तो बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई कितना दर्दनाक है एक न्यू बॉर्न बेबी को इस हालत में छोड़ना। और इसी वजह से लोकी हमेशा से ही एल्बाफ्से के खिलाफ लड़ता आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ईस्ट्रीड उनसे कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अब किसी बच्चे को नहीं जन्म दूंगी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो सिपाही उसे कहते हैं लेकिन हम राजा को क्या जवाब देंगे। और भाई इसी हालत में लोकी नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, बेचारे ने कितनी तकलीफ सही होगी। इसी बीच राजा हेरोल्ड लोगों के इंसाफ के लिए गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन ये खबर किसी तरह ईड़ा तक पहुंच चुकी थी। वो हजरुद्दीन से कहती है अब तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहोगे। हजरुद्दीन कहता है अगर वो आपका बेटा नहीं है तो मैं उसे अपना छोटा भाई नहीं मानूंगा। ईडा उससे कहती है ऐसा मत कहो बेटा, अभी वो बहुत छोटा है। और तब से अगर कोई आफत एल्बाफ पर आई तो उसे लोकी का नाम दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक शाबित बच्चा था। और इन सब के कुछ साल बाद किसी बीमारी के कारण ईस्ट्रीड यानी कि लोकी की माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो भाई क्या लगता है, इस सब के बाद तुम्हें लगता है कि लोकी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करेगा? जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।